नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था और कल के लेक्चर में हम लोगों ने डीसी मशीन्स के पार्ट के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोग ब्रश के कार्य को पढ़े थे। आज इसके आगे हमारा टॉपिक रहेगा एंड कवर्स और या फिर एंड हाउसिंग। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसका हम लोग चित्र देख लेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ चित्र में आप लोग देख सकते हैं डीसी मशीन्स का एंड कवर कुछ इस तरीके का हो सकता है। एंड कवर जिसमें देखिए ये बेरिंग इसी में सेट होता है। इसी तरीके से देखिए मशीन का जो योक होता है उसके दोनों तरफ एंड कवर होते हैं, इसी तरीके का दोनों साइड में होता है। इसमें बेरिंग होता है। बेरिंग जो है ये सपोर्ट करता है किसको, आर्मेचर को, जो कि ये स्टैटिक भाग और रोटेटिंग भाग के बीच जो है घर्षण को कम करता है बेरिंग। तो एंड कवर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि एंड कवर क्या होता है। जो मशीन के दोनों तरफ देखिए कुछ इस तरीके से मैं चित्र में दिखा दे रहा हूँ, फिर से फिगर बना के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे देखिए आ जाइए। एंड कवर कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा देखिए, अगर ये हमारा मशीन का योक है कुछ इस तरीके से, ये दोनों तरफ से इस तरीके से खोखला होता है। इसी के अंदर जो है स्लॉट कटिंग होती है स्टेटर की, और इसका ढक्कन जो होता है इस तरफ से जो ढक्कन लगता है इसको बंद करने के लिए, ये इस तरफ और इस तरफ। आप लोग गांव में मोटर देखे होंगे, इधर साफ निकली रहती है। तो जो ये ढक्कन होता है इसी को बोलते हैं एंड कवर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो एंड कवर क्या होता है इसको आप लोग देख लिए हैं, इसका कार्य देख लेते हैं। देखिए, एंड कवर्स मेन फ्रेम या योक के सिरों से जुड़ा होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि एंड कवर मेन फ्रेम या योक के सिरे से जुड़ा होता है। इसी में बेरिंग और बुशेस लगे होते हैं, इसी में बेरिंग और बुश होते हैं, जो कि मैं चित्र में दिखाया। अब बेरिंग क्या होता है, बेरिंग आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ चित्र में बेरिंग क्या होता है। देखिए, इस तरीके की बेरिंग्स होती हैं, जो कि एंड कवर्स में बेरिंग को सेट कर दिया जाता है, और इसके अंदर जो ये जो बीच का होल है इसी में जो है आर्मेचर की शाफ्ट को सेट करते हैं, जिससे ये आर्मेचर और जो स्थिर भाग स्टेटर होता है उसके बीच फ्रिक्शन को कम करता है। तो घोड़ी मशीनों में दो तरीके के बेरिंग उपयोग की जाती हैं। पहला क्या होता है, बॉल बेरिंग। देखिए, बॉल बेरिंग का मतलब होता है जो बेरिंग के अंदर छोटी छोटी बॉल्स लगी होती हैं उनको बोलते हैं बॉल। तो पहला होता है बॉल बेरिंग, और दूसरा होता है रोलर बेरिंग। जो बड़ी मशीनें होती हैं, डीसी मशीन जो बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें जो है बॉल के स्थान पर रोलर यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं रोलर बेरिंग। तो छोटी मशीनों में बॉल बेरिंग तथा बड़ी मशीनों में जो है क्या, रोलर बेरिंग हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी मशीनों में क्या होता है, लोड अधिक होता है, अतः उसमें रोलर बेरिंग हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ तक हो गया है। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि आज के लेक्चर में हम लोग आर्मेचर को और कार्बन ब्रश को देखेंगे रियल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये होता है हमारा कार्बन ब्रशेस।
ये कार्बन ब्रश है और आर्मेचर को भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा होता है आर्मेचर। तो कल हम लोग पढ़े थे जिसके बारे में, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आर्मेचर में क्या क्या भाग होता है। तो आर्मेचर में सबसे पहला भाग देखिए, ये होती है आर्मेचर कोर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर कोर हम लोग पटलित कोर का बनाते हैं, यानी छोटी छोटी स्ट्रिप को प्रेस करके बनाते हैं। तो स्ट्रिप देख सकते हैं यहाँ पर पतली पतली स्ट्रिप आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनको जो है हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करके बनाया जाता है पतली पतली स्ट्रिप की। और ये जो है स्लॉट कटी हुई है, यहाँ स्लॉट है, यहाँ स्लॉट है, यहाँ स्लॉट है, यहाँ स्लॉट है, सब ये स्लॉट है। इसी से हम लोग वाइंडिंग करते हैं यहाँ पर। और ये फ़ैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए। इससे जो है डीसी मशीन्स के जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होती है, या जो उसका स्टेटर होता है जिसको हम लोग योक बोलते हैं, उसमें एयर का वेंटिलेशन होता है जिससे कूलिंग का कार्य होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जिसको मैं कल बताया था कि ये किसका बना होता है, कॉपर का। आप लोग देख सकते हैं ये कॉपर का बना हुआ है। और कम्यूटेटर जो है सेगमेंट के रूप में होता है, छोटे छोटे पीसेस के रूप में होता है। तो ये देख सकते हैं एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, इस तरीके के ढेर सारे कॉपर के सेगमेंट लगे हुए हैं। और प्रत्येक सेगमेंट क्या है, एक दूसरे से अलग भी है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे से अलग है। और ये अलगाव किसके कारण होता है, ये देखिए विद्युतीय रूप से अलग होते हैं। तो ये अलगाव किसके कारण होता है, ये माइका बीच में लगी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक सेगमेंट के बीच माइका लगी हुई है। और ये जो है यहाँ पर कॉपर की वायरिंग की गई है, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर कुंडलन। जिसका संबंध किससे होता है, देखिए इसके टर्मिनल्स जो है यहाँ पर, जो मैं कल दिखाया था चित्र में कि छोटे छोटे स्लॉट कटे थे किसमें, ये कम्यूटेटर में, वहाँ पर जाकर इनको वेल्ड कर दिया गया है। इस जो वायरिंग की हुई, इसमें वाइंडिंग की गई है, इसके दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सबको यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि डीसी मशीन का आर्मेचर क्या होता है, कार्बन ब्रश क्या होता है। तो ये है डीसी मशीन का आर्मेचर। और आर्मेचर पर कार्बन ब्रश किस तरीके से फिक्स की जाती है, इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए अगर ये हमारा डीसी मशीन का आर्मेचर है कुछ इस तरीके से, तो फील्ड कहाँ होती है, फील्ड होती है इसके दोनों तरफ। देखिए इधर हो जाएगा हमारा एन फील्ड, देखिए इधर एन फील्ड हो जाएगा और इधर एस फील्ड हो जाएगा। इस तरीके से इसको एस मान लेते हैं, ये एस फील्ड हो गया। इन दोनों के बीच में ये रखा रहता है। और कार्बन ब्रशेस जो होती हैं वो कहाँ पर सेट की जाती हैं, देखिए कार्बन ब्रशेस जो सेट की जाती हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखी जाती हैं। यहाँ पर ये इसको टच करते रहती हैं और यहाँ से एक्सटर्नल सप्लाई से जुड़ी रहती है। यहाँ देख सकते हैं ये वायर अंदर में डाला गया है, एक स्प्रिंग के अंदर देखिए एक पतली सी वायर गई हुई है। इसी से जो है वाह्य परिपथ से इसका कनेक्शन किया जाता है। और ये स्प्रिंग का क्या कार्य होता है, ये स्प्रिंग जो है ये कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर के ऊपर उपयुक्त दबाव बना के रखता है। तो ये होता है रियल में जो है डीसी मशीन का भाग। इसको आर्मेचर, ये पूरी संरचना आर्मेचर कहलाती है। और इसको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। ये ग्रेफाइट की बनी होती है, आप देख सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, आगे के भाग को पढ़ते हैं। तो बेरिंग का क्या कार्य होता है, बेरिंग मशीन के घूर्णी भाग तथा स्थिर भागों के बीच घर्षण को कम करता है। ये हो गया बेरिंग का हमारा कार्य। इसके बाद एक जनरेटर का कार्य सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। जो जनरेटर होता है, ये जनरेटर कोई भी प्रकार का जनरेटर हो सकता है, डीसी जनरेटर हो सकता है, एसी जनरेटर हो सकता है, किसी प्रकार का जनरेटर हो सकता है। एक जनरल जो सामान्य जो जनरेटर होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी डीसी जनरेटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक जनरेटर किस तरीके से कार्य करता है, एक जनरेटर या जनित्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग होते हैं।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो दो टाइप होता है, हम लोग पढ़े थे BEE में। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक। तो जो जनरेटर होता है उसमें डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया होती है। तो उसमें 3 चीज़ों का होना मुख्य बात है। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और दूसरा कंडक्टर होना चाहिए, और तीसरा फील्ड के सापेक्ष कंडक्टर की गति होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो है जनरेटर कार्य करता है। तो एक साधारण जनरेटर का सबसे पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उसकी नेचर क्या होती है, सबको देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जनरेटर को दिखाया गया है एक लूप वायर के द्वारा। सबसे पहले हम लोग एक लूप वायर के द्वारा जनरेटर बनाकर समझ लेंगे, इसके बाद जो है जो बड़ा जनरेटर होता है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2 मैग्नेट रखे हुए हैं N और S। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स गई हुई हैं N से निकल के S की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। इसमें एक ABCD ये स्क्वायर वायर का लूप बनाकर रखा हुआ है। इस वायर के 2 टर्मिनल हैं A और B, यहाँ पर देख सकते हैं A और B। तो दोनों टर्मिनल का संबंध ये स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग रखे हुए हैं इनसे है, और इन स्लिप रिंगों पर क्या रखा है, ये कार्बन ब्रशेस रखे हुए हैं 2, एक यहाँ एक यहाँ, ये 2 कार्बन ब्रशेस रखे हुए हैं। अब मान लीजिए हम इस मशीन ये लूप वायर को जो है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सोर्स से इसको घुमाते हैं, तो घुमाएंगे क्या होगा, तो घुमाने पर देखिए ये आप चित्र अपने माइंड में रखिएगा। मैं इसका जो है जितना भी थ्योरी है इसको जो है इसका जो एक्सप्रेशन होगा, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेचर होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ का समीकरण होगा, इसका मैं अभी डेरिवेशन कर दे रहा हूँ। इस फिगर को आप लोग माइंड में रखिएगा। तो आइए देखते हैं। कुंडली हमारा जो था वो ABCD था, जहाँ ABCD क्या है, कुंडली का AB और CD, ये देखिए कुंडली का अलग अलग क्या था, यहाँ AB है और ये CD है, ये दोनों साइड की भुजाएं हैं कुंडली की। ठीक, अब इसको मान लेते हैं कि वहाँ पर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसमें इसको रोटेट कराया जा रहा है, और रोटेशन की स्पीड क्या है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, उसमें जब किसी कॉइल को जो है किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ का मान कितना होता है, E बराबर -N dφ/dt होता है। इतना हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर माइनस चिन्ह किसके कारण आता है, लेंज के नियम के कारण। अब हम लोग जानते हैं कि ये फाई बराबर क्या होता है, B.A होता है। ये हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हैं और फिजिक्स सेकंड में भी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर VA cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर cos थीटा लिया जाता है। अब इस फाई का मान यहाँ पर उठाकर रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर -N d/dt ऑफ BA cos थीटा। ये फाई का मान हम लोग रखे हैं, तब जाके इतना प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा अवकलन करना है dt के सापेक्ष, तो इसमें जो स्थिरांक होंगे dt के सापेक्ष जो स्थिरांक होंगे इनको बाहर कर लेंगे। अभी तो देखिए फंक्शन में dt आया ही नहीं है,
तो dt लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या होता है हमारा ओमेगा टी होता है। ये हम लोग वृत्तिगत में पढ़े हैं कि थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी। तो इस थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। अब जो है ये फंक्शन टी का फलन हो गया। अब इसमें जो स्थिरांक है इनको बाहर कर लेंगे। तो हमारा बी ए स्थिरांक है, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा बी ए माइनस बी ए एन डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको जो है हम लोग जब अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो ये हमारा मिल जाएगा ई बराबर माइनस बी ए एन कॉस ओमेगा टी का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर इसका निहित अवकलन करेंगे तो ओमेगा का ओमेगा ही आएगा, ओमेगा इतना हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा ई का मान आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ई मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी का मान कितना हो, 1 हो, क्योंकि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर जब ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी बराबर 1 हो जाएगा। तब ई बराबर ई एम हो जाएगा, यानी अधिकतम मान को पहुंच जाएगा ई। तो यहाँ पर रखते हैं ई बराबर हमारा आ जाएगा ई एम बराबर, क्योंकि हम लोग साइन ओमेगा टी का मान 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री रखेंगे साइन थीटा का मान। तो ई एम बराबर हमारा आ जाएगा एन ई एम हो गया, क्योंकि अब हम लोग अधिकतम मान निकाल रहे हैं। तो एन बी ए ओमेगा इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा 1। तो ई एम का मान हमारा कितना आ गया, ई एम बराबर एन बी ए ओमेगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको 1। तो क्या करेंगे, एन बी ए ओमेगा का जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे। एन बी ए ओमेगा का वैल्यू कितना है, ई एम के बराबर है। इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एन बी ए ओमेगा का मान क्या है, ई एम के बराबर है। तो इस पूरे टर्म को हटाकर हम लोग ई एम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा आ जाएगा ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। देखिए अब इसको देख के आप लोग कुछ याद आ रहा है, ये क्या है। आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हमारा एसी फंडामेंटल चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे कि एसी का जो मानक समीकरण होता है, एसी का मानक समीकरण क्या होता है, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी है, यानी अगर E को V के बराबर रख दें तो ये हमारा एसी करंट है। तो प्रत्येक जनरेटर जो होता है वो शुरू में तो एसी ही करंट ही बनाता है, यानी एसी जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जनरेटर में, डीसी हो या एसी, उसके रोटेटिंग पार्ट में यानी आर्मेचर में जो भी करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो एसी नेचर का होगा। बाद में हम लोग इसको एसी की तरह यूज करना है या डीसी की तरह यूज करना है, इसको हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का समीकरण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग इसको जब जनरेटर बनाएंगे डीसी, तब इसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका थ्योरी कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्राप्त करने के लिए। तो चित्र
मैं दिखा दिया हूँ, चित्र को आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा। यदि माना ABCD आयताकार कुंडली को एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। यदि कुंडली के दोनों सिरों को शाफ्ट पर लगे स्लिप रिंग A व B से जोड़ा है, इन स्लिप रिंगों का संबंध कार्बन बस की सहायता से बाह्य लोड से होता है। यानी ये जो स्लिप रिंग चित्र में थे उनका संबंध किससे था? बाह्य परिपथ से था, जिससे हमको लोड चलाना है। कुंडली के स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कुंडली के स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे कुंडली में एक EMF प्रेरित होगा, जो कि फैराडे के नियमानुसार E बराबर -N/dt होगा। अब इसमें d का मान हम लोग रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में लिख दिया हूँ। चूँकि V बराबर क्या होता है? φ/a होता है, और φ बराबर क्या होता है? VA cos थीटा होता है, क्योंकि φ V और A का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। तो E बराबर -N/dt में क्या करेंगे? इस मान को उठाकर यहाँ इसमें रखेंगे, तो ये हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो E बराबर -N/dt VA cos ओमेगा t हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा t होता है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिव, ये वाला जो फंक्शन है ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अवकलित कर देंगे। तो क्या होगा हमारा? जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा t ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं। अब यदि ओमेगा t बराबर क्या कर दें? 90 डिग्री रखें, तो E अधिकतम होगा। ये अपने अधिकतम मान को कब प्राप्त करेगा? जब हमारा जो है ओमेगा t बराबर 90 डिग्री हो। तो इसको हम लोग EM लिख सकते हैं, अधिकतम मान को। EM बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में NBA ओमेगा, ठीक। इस NBA ओमेगा को उठाकर, इसका मान किसके बराबर है? EM के बराबर। इसको उठाकर हम लोग यहाँ रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा E बराबर EM साइन ओमेगा t, जो कि AC धारा का मानक समीकरण है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये AC धारा है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे अपने हिसाब से। देखिए इसका वेव फॉर्म हम लोग बनाएंगे इसी समीकरण से। ये हमारा हो गया XY प्लॉट। अब ये हमारा मानक समीकरण है। सबसे पहले इसमें हम लोग ओमेगा t का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो पहली स्थिति को हम लोग ओमेगा t बराबर 0 पर, ओमेगा t को जब 0 रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। ये साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो V का मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग V हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ 0 पर, मूल बिंदु पर। अब आगे बढ़ते हैं। जब इसमें जो है ओमेगा t बराबर हम लोग रखेंगे 30 डिग्री, तब क्या होगा? यहाँ पर जो है साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2 या 0.5 Vm। तो Vm मान लेते हैं हमारा यहाँ पर है, ये हमारा अधिकतम वैल्यू है। तो इसका आधा हमारा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो अब हमारा आधा वैल्यू प्राप्त हुआ, यहाँ पर 0.5 आया Vm का। अब इसको जो है हम लोग थीटा का मान या ओमेगा t का मान 60 डिग्री रखते हैं। 60 डिग्री रखेंगे तो यह हमारा V का मान कितना आ जाएगा? V बराबर 0.866 Vm आ जाएगा, जो कि आधे से अधिक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू। यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। अब हम लोग फिर ओमेगा t का मान 90 डिग्री रखेंगे, तो ये हमारा V क्या होगा? Vm के बराबर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। तो V Vm के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा अधिकतम पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा ग्राफ चलते हुए कुछ इस तरीके से
यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब इससे आगे करते हैं हम लोग। इससे आगे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कितना रख चुके हैं 90 डिग्री तक। अब हम लोग यहाँ रखेंगे 120, ओमेगा टी बराबर रखते हैं 120 डिग्री। अब 120 डिग्री रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा साइन इसको लिख सकते हैं 90 + 30 रख सकते हैं। तो साइन 90 + 30 क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 0.866, जो कि यहाँ पर प्राप्त होगा इसके बराबर लगभग। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब नीचे आना चालू हो गया। फिर इसको बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग कितना, 150 डिग्री रखेंगे। तो हमारा 1 मिनट यहाँ पर रखेंगे, ओमेगा टी का मान अब रखेंगे ओमेगा टी बराबर 150 डिग्री रखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 90 + 60 आ जाएगा। साइन 90 + 60 क्या होगा, cos 60 डिग्री, जो कि 1/2 के बराबर होगा। अब फिर से 1/2 वाली लाइन पे मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए ये घटते हुए फिर से 0 हो जाएगा। कब, जब साइन 180 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब फिर से इसका वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग 180 के आगे, तो ये फिर से अब निगेटिव होते जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 180 + थीटा बराबर क्या होता है, -sin थीटा होता है। तो ये अब ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, AC साइकिल प्राप्त होती है। तो इस समीकरण का ये उद्देश्य था कि जो है इस समीकरण से स्पष्ट होता है, इस समीकरण से हमारा स्पष्ट होता है कि दिया गया जो हमको आर्मेचर में इंड्यूस्ड EMF मिल रहा है वो किस प्रकृति का है, AC प्रकृति का है। अब इसको हम लोग DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। DC में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हम लोग कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता लेते हैं DC जनरेटर में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।